अस्सलाम वालेकुम। काइंडली अपनी अटेंडेंस एंटर करते जाएं जैसे जैसे आ रहे हैं आप लोग। टू मिनट्स में हम सेशन स्टार्ट करते हैं। अभी जो शुरू के 3 या 4 सेशन है वो हम लोग चैप्टर 5 के लिए रखेंगे। और बाकी जो है वो जो है बाकी जो रिवीजन के लिए आपने टॉपिक्स भेजे थे वो इंशाल्लाह बाकी 5 सेशन में हो जाएंगे। मुझे जहाँ तक अंदाज़ा होता है। बाकी यह है कि थोड़ा सा चैप्टर 5 को भी देख लें, पेपर में शायद देखेंगे उसको दें या ना दें, लेकिन इसका क्योंकि पीएलओ ख़राब नहीं कराना है तो असाइनमेंट इसकी ज़रूर एक ले लेंगे ताकि इसका सीएलओ पीएलओ ख़राब ना हो। बाकी तो जो है इसके सीएलओ के रिलेटेड वो पहले भी अ, आ चुका है डिस्क्रीट टाइम फोरियर सीरीज इसी के पीएलओ से रिलेटेड है, लेकिन ना उसका कोई क्विज हो सका ना असाइनमेंट, तो इसलिए उसको पेपर में कुछ कर लेंगे। बाकी देखते हैं क्या करेंगे इसका, लेकिन असाइनमेंट एक लाजमी इसकी मैं ले लूँगा ताकि इसका पीएलओ इंटायरली ख़राब ना हो। बाकी ये है कि चैप्टर 5 ही स्टार्ट करेंगे। दो दो स्टूडेंट्स अगर आ जाते हैं तो शहरोज़ अगर आ गए हैं और आयशा लाइबा लीज़ा में से कोई आ गई हैं तो आ जाएं। 12:45 हो गए हैं, बाकी स्टूडेंट्स आएंगे जैसे जैसे हम देख लेते हैं। हसन, उज़ैर उज़ैर आए हैं। अ, ये तीनों ही नहीं आए। हसन हसन चलें आज हमारे साथ हो जाएंगे। फीमेल में से अगर कोई आ जाए, हसन मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है, तो फीमेल में से आ जाए आयशा लाइबा लीज़ा में से। थोड़े से एंड पे मैंने एक और डिस्कशन करनी है ग्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेट्स सी, क्योंकि जब से ऑनलाइन आप लोगों के क्विजेज वगैरह मैंने चेक किए हैं या आप लोगों में स्टार्ट हुए तो सारे लोग माशाल्लाह ज़्यादा अच्छा पढ़ना शुरू हो गए। तो उसके हिसाब से थोड़ी सी क्या इफेक्ट आएगा ग्रेडिंग पर, क्योंकि रिलेटिव ग्रेडिंग एब्सोल्यूट तो है नहीं। बहरहाल चलें वो डिस्कस करेंगे टाइम निकला तो। आयशा लाइबा लीज़ा में से कोई आई हैं तो आ जाएं। आयशा आप आई तो हुए हो। उज़ैर, आपको क्वेश्चन है? क्योंकि उज़ैर कोई क्वेश्चन है? अच्छा उज़ैर ने कोई क्वेश्चन है उज़ैर, तो आप कर सकते हैं। आयशा अगर आप आना चाहें, नेट का इशू नहीं है तो आ जाएं। कोई मसला नहीं, हम लेकर चलेंगे इसी तरह जिस तरह हम लोग। मुझे भी पता है कि ठीक आयशा आ गई है। मुझे आइडिया है कि आप लोगों का थोड़ा सा डिस्कनेक्ट है, लेकिन मेरी कोशिश होगी कि आप लोगों को लेकर चला जाए जैसे आपके पास थोड़ा बहुत नॉलेज थी। मेरा भी डिस्कनेक्ट था तो मुझे भी थोड़ा सा टाइम लगा है, लेकिन अब मैं कोशिश करूंगा वैसे ही चलें। हम लोग स्टार्ट करते हैं। 12:46 हो गए हैं। वी हैव 40 मिनट्स ऑन दिस जूम सेशन। और थोड़ा सा इसमें मैथमेटिक्स का काम ज़्यादा है, हालांकि एक्चुअल काम कम है, लेकिन क्योंकि बुक ने बहुत सारा स्टेप स्किप करके फिर हमें कुछ
बना कर दिया हुआ ग्राफ, तो उसके जाते जाते थोड़ा सा हमें स्टेप मैथमेटिकल खुद करना है। तो इस वजह से थोड़ा सा ना मुझे ये लेक्चर एक्सटेंसिव हो जाएगा और कराना जरूरी है, वरना आपको समझ नहीं आएगी बात। ठीक है, तो चलें स्टार्ट करते हैं विद अवर चैप्टर 5। तो चैप्टर 4 को जरा देख लें, चैप्टर 4 क्या था और चैप्टर 3 क्या था, वैसे जरा थोड़ा सा रिवाइज। तो चैप्टर 3 में हम लोगों ने फोरियर सीरीज पढ़ी थी। और फोरियर सीरीज क्या होती है कि वो फोरियर सीरीज होती है पीरियोडिक सिग्नल की है, दोनों की होती है, कॉन्टिन्यूस टाइम की भी होती है, डिस्क्रीट टाइम की होती है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ पीरियोडिक के लिए होती है, ए पीरियोडिक के लिए फोरियर सीरीज होती नहीं है। फिर हम कहा कि फोरियर सीरीज तो क्योंकि होती पीरियोडिक के लिए है, तो फोरियर ट्रांसफॉर्म हमने इंट्रोड्यूस कराया, लेकिन वो सिर्फ हम लोगों ने कॉन्टिन्यूस टाइम का कराया था। और लेकिन हमने देखा कि फोरियर ट्रांसफॉर्म ए पीरियोडिक के लिए तो एग्जिस्ट करता ही करता है, लेकिन साथ साथ पीरियोडिक के लिए भी एग्जिस्ट करता है। और पीरियोडिक के लिए फिर हमने आसान तरीका ये ढूंढा था कि पहले हम फोरियर सीरीज कोफिशिएंट निकालते हैं, फिर इनको 2 पाई से मल्टीप्लाई करते हैं, उनके एम्पलीट्यूड आ जाता है, और डेल्टा ओमेगा माइनस के ओमेगा नॉट के ऊपर उनको रखते हैं हम। ठीक है, तो अब जो चैप्टर 5 है हमारा, अभी देखें अभी हमने क्या चीज नहीं पढ़ी, हम लोगों ने कॉन्टिन्यूस टाइम पीरियोडिक सिग्नल और डिस्क्रीट टाइम पीरियोडिक सिग्नल की फोरियर सीरीज भी पढ़ ली है, कॉन्टिन्यूस टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म पढ़ लिया दोनों ए पीरियोडिक और पीरियोडिक सिग्नल का। तो हमारे पास डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म नहीं आया अभी तक। तो चैप्टर 5 बिल्कुल वही चीज है। चैप्टर 5 किसके मुताबिक मुतालिक है, वो डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म के मुतालिक है। ठीक है, तो चैप्टर 5 इज अबाउट द डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म, के आपके पास डिस्क्रीट टाइम का भी फोरियर ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट करता है। अगेन पीरियोडिक भी सिग्नल होगा और ए पीरियोडिक भी सिग्नल होगा। कोई क्वेश्चन वगैरह आए तो पूछते रहिएगा, क्योंकि थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन रहेगी कि डिस्क्रीट में पीरियड कितना होता है, ए पीरियोडिक कितना होता है। बाहर देखते हैं इसका क्या इशू आता है। तो पहले हम मेन जाएंगे, क्योंकि पीरियोडिक सिग्नल की चाहे वो डिस्क्रीट टाइम हो कॉन्टिन्यूस टाइम हो, फोरियर सीरीज तो एग्जिस्ट करती है ना। तो पहले हम ए पीरियोडिक सिग्नल की तरफ जाएंगे। हालांकि दोनों की सिंथेसिस और इक्वेशन में कोई खास फर्क शायद ना निकले, लेकिन बहरहाल तो पहले जिस तरह पहले मैं बात करता हूँ कि जो हमने चीज पढ़ी हुई है, पहले मैं बात करता हूँ कॉन्टिन्यूस टाइम की हमने क्या चीजें पढ़ी हुई, कॉन्टिन्यूस टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म की। तो उसमें हमने 2 इक्वेशन देखी थी। डेरिवेशन में छोड़, डेरिवेशन ना पेपर में आएगी, वैसे भी ओपन बुक ओपन एग्जाम पेपर ही है, ओपन नोट्स पेपर है, तो डेरिवेशन वगैरह देने का कोई फायदा नहीं है। लेकिन मैथमेटिक्स जो आप लोगों ने खुद करनी है उसका तो आपको आना चाहिए। तो हम लोगों ने कॉन्टिन्यूस में 2 इक्वेशंस पढ़ी थी। एक को हमने कहा था सिंथेसिस इक्वेशन होती है, ठीक है, और दूसरी को हमने कहा था कि एनालिसिस इक्वेशन होती है। सिंथेसिस इक्वेशन वो कही थी जिसमें हमारे पास एक्स ऑफ जे ओमेगा गिवन होता है और उससे एक्स ऑफ टी बनाना होता है। और एनालिसिस इक्वेशन हमने कही थी एक्स ऑफ जे ओमेगा की। वो फाइंड कैसे की थी, हमने इंटीग्रेशन की थी माइनस इनफिनिटी टू प्लस इनफिनिटी एक्स ऑफ टी ई ऑफ माइनस जे ओमेगा टी डी टी। तो टी निकल जाता है और ई माइनस जी जे जी। ओमेगा रह जाता है, तो एक्स ऑफ जे ओमेगा ये एनालिसिस इक्वेशन आई थी। सिंथेसिस इक्वेशन में हम एक्स ऑफ टी बनाते हैं जब हमें एक्स ऑफ जे ओमेगा गिवन होता है। तो 1/2 पाई इंटीग्रल माइनस इनफिनिटी टू प्लस इनफिनिटी एक्स ऑफ जे ओमेगा ई प्लस जे ओमेगा टी डी ओमेगा। तो जब आप डी ओमेगा के रिस्पेक्ट से करते हैं तो आपके पास सिंथेसिस इक्वेशन आ जाती है। ये तो लेकिन थी कॉन्टिन्यूस टाइम की। अब हम बात करते हैं डिस्क्रीट टाइम की और उसमें चेंजेस क्या क्या आएंगे। ठीक है, तो वो मैं ग्रीन मार्कर से चेंजेस करने लगा हूँ, जरा गौर से देखिएगा। अच्छा, डिस्क्रीट टाइम की पहले हम सिंथेसिस क्वेश्चन पे आते हैं और उसकी वजह क्या है, वो के चेंजेस क्यों आते हैं, वो थोड़ा सा हम जरा टाइम टू टाइम करेंगे। सबसे पहली चीज तो कि सिग्नल डिस्क्रीट है, तो डिस्क्रीट की नोटेशन क्या होती है, एक्स ऑफ एन। ठीक है, एक्स ऑफ एन आएगा। दूसरी चीज ये है कि आपका जो एक्स ऑफ जे ओमेगा है ना, ये भी आप बेशक। डिस्क्रीट डिस्क्रीट में देखेंगे कि एक्स ऑफ ई जे ओमेगा बन जाता है। क्यों बनता है इसको छोड़ दे फिलहाल, ठीक है ना, लेकिन ये एक्स ऑफ ई जे ओमेगा होता है। ठीक है, अभी आती है चीज क्यों ये सारा कर रहे हैं। तो इसकी मुनासबत से जो आपके पास फोरियर ट्रांसफॉर्म होगा डिस्क्रीट टाइम का, वो आएगा सिंथेसिस इक्वेशन में एक्स ऑफ ई जे ओमेगा। ठीक है ना, बाकी ये जो इंटीग्रेशन है ना, ये भी माइनस इनफिनिटी टू प्लस इनफिनिटी नहीं रहती है, बेशक। ये समेशन अभी नहीं आती, इसमें इंटीग्रेशन ही रहती है। लेकिन इंटीग्रेशन मजे की बात यह है कि ये 2 पाई पे आती है। ये क्यों आती है अभी इसको डिस्कस करते हैं हम लोग। 2 पे पाई पर आती है और ये जो टी है ये भी एन में चेंज हो जाता है। ठीक है ना, हाँ। अब बाकी आपके पास जो एनालिसिस इक्वेशन में बहुत सारी चेंजेस आती हैं, वो आती है आपकी बिल्कुल बात ठीक है कि यहाँ पर समेशन आ जाएगा। ठीक है, समेशन एन इक्वल टू माइनस इनफिनिटी टू प्लस इनफिनिटी, बिल्कुल ठीक बात है। एक्स ऑफ टी नहीं बल्कि एक्स ऑफ एन हो जाएगा, और ई माइनस जे ओमेगा एन, और डी टी हट जाएगा क्योंकि डी टी तो आता है इंटीग्रेशन के साथ। तो जब इंटीग्रेशन कर ही नहीं रहे, समेशन कर रहे हैं, तो ये हट जाएगा।
तो आपके पास ये चेंजेस आ जाएंगे। इसको मैं जरा नीट करके पूरी क्वेश्चन को दोबारा लिखता हूँ, या यही रहने दूं, मैं दोबारा लिखता हूँ। तो आपके पास दो ही क्वेश्चन आ जाएंगी, मैं रेड मार्कर से लिखता हूँ। एक्स ऑफ एन आपकी सिंथेसिस क्वेश्चन आएगी 1/2 पाई, इसका इंटीग्रल आप 2 पाई का लेंगे। 2 पाई से इंटीग्रल लेने का क्या मुराद है मैं बताता हूँ, और क्यों लेते हैं ये भी मैं बताता हूँ। ई जे ओमेगा एन होगा, ओमेगा टी नहीं होगा, डी ओमेगा ही रहेगा। और एक्स ऑफ ई जे ओमेगा होगा, ये एक्स ऑफ जे ओमेगा नहीं होगा, ठीक है। समेशन एन इक्वल टू माइनस इनफिनिटी टू प्लस इनफिनिटी एक्स ऑफ एन ई माइनस जे ओमेगा एन, ठीक है। अच्छा, समेशन होने से क्या इफेक्ट पड़ेगा? इंटीग्रेशन आपको आती है, आपने मैथमेटिक्स में बहुत ज्यादा इंटीग्रेशन देखी है। समेशन के फॉर्मूले आपको इतने अच्छे तरीके से वेल वर्स्ड नहीं है, आपको याद नहीं है। मैंने थोड़े बहुत आपको बताए थे। तो समेशन के दो फॉर्मूले हमने देखे हैं। समेशन एन इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी बीटा कह रहा हूं मैं, बीटा पावर एन, ठीक है। तो आपने देखा था कि अगर इसमें सॉरी एन इक्वल टू एन कोई लिमिट, तो इसमें 1 माइनस बीटा एन प्लस 1 डिवाइड बाई 1 माइनस बीटा। और दूसरा फॉर्मूला जो आपको पता है, n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी बीटा पावर n 1/1 माइनस बीटा, प्रोवाइडेड इसमें कंडीशन लगती है बीटा इज लेस देन 1, इसमें कंडीशन नहीं होती है बीटा पावर n, लेकिन बीटा लेस देन 1 हो तो तब जाके आप ये फार्मूला लगाते हैं, वरना ये डाइवर्ज करता है, ये फार्मूला लगता ही नहीं है, ठीक है ना। तो ये तो फार्मूला दिया नहीं, इसका मतलब है कि जब अब ये क्योंकि सिचुएशन आई है तो एक्स ऑफ ई जे ओमेगा निकालते वक्त इस फार्मूले की फॉर्म में हमें बनानी पड़ेगी जो भी चीज होगी, ठीक है ना। बहरहाल वो तो जब आएगा, जब एग्जाम्पल करेंगे तो तब देखा जाएगा। अभी फिलहाल इनको बस आपको मैंने एक थोड़ा सा टच दिया है ताकि आप जेहन में रखें आप लोग कि ये काम होने वाला है, ठीक है। अच्छा, अब दूसरी बात, ये एक्स ऑफ ई जे ओमेगा का फंक्शन है, क्यों है, ठीक है। और 2 पाई का टाइम पीरियड क्यों है। ई माइनस जे ओमेगा एन की एक बड़ी खास प्रॉपर्टी होती है, और वो क्या होती है, ई माइनस जे ओमेगा प्लस 2 k पाई एन और ई माइनस जे ओमेगा एन, ये दोनों इक्वल होते हैं। ये हम फोरियर सीरीज में भी बात कर चुके हैं, और ये वैसे जब शुरू में टाइम पीरियड निकालना था तब भी बात कर चुके हैं ये क्यों होता है। तो उसके लिए देखें कि ई माइनस जे ओमेगा एन और ये कैसे इक्वल होते हैं। तो ये है ई माइनस जे ओमेगा एन इन टू ई माइनस जे पीरियोडिक 2 k पाई ओमेगा एन। पीरियोडिक नहीं, मैं बताता हूँ। देखें आपके पास ये जो चीज है ना, ये मैं पाई और अगर इकट्ठा लिख लूँ 2 पाई और के एन इकट्ठा लिख लूँ, और ओमेगा तो सॉरी होगा ही नहीं, 2 पाई के एन लिख लूँ। अब एन भी इंटीजर है और के भी इंटीजर है, और ई माइनस जे ओमेगा, ई माइनस जे 2 पाई के एन किसकी इक्वल है, ये इक्वल है कॉस 2 पाई के एन माइनस जे साइन 2 पाई के एन। अब आपको पता है कि के और एन अगर दोनों इंटीजर हो, ठीक है ना, आयशा को बात मेरे ख्याल से समझ आ गई है। के और एन अगर दोनों इंटीजर हो तो 2 पाई का जो मर्जी इंटीजर आप ले लें, जब भी कॉज निकालेंगे उसका तो हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा। और साइन का जो मर्जी आप 2 पाई का इंटीजर आर्गुमेंट में हो उसका आंसर हमेशा 0 आएगा। अब क्योंकि ये प्रॉपर्टी किस वजह से आई, क्योंकि एन और के हमेशा इंटीजर होते हैं, तो ये प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है। तो ई माइनस जे 2 पाई के एन अगर के और एन इंटीजर हो तो हमेशा हमेशा 1 कहलाता है। इसलिए आपका ये जो ई माइनस जे ओमेगा एन है, ये 2 पाई के बाद रिपीट, हर 2 पाई के बाद रिपीट होता है, हर 2 पाई के बाद रिपीट होता है। तो इस वजह से एक तो ये प्रॉपर्टी आती है कि ई माइनस जे ओमेगा एन जो है वो ई माइनस जे ओमेगा प्लस 2 k पाई एन होता है। इसी वजह से आपकी जो एक्स ऑफ ई जे ओमेगा की प्रॉपर्टी आती है वो ये आती है कि एक्स ऑफ ई जे ओमेगा आपका यूनिक होता है सिर्फ और सिर्फ 2 पाई के पीरियड में, यानी कि माइनस पाई से लेकर पाई तक आपको यूनिक वैल्यू मिलेगी। पाई से 3 पाई के दरमियान आप देखेंगे कि यही वाला पैटर्न जो है वो रिपीट हो रहा होगा। और ये एक और बात ज़हन में रख लें, अभी जब हम करेंगे तो आपको पता चलेगी कि डिस्क्रीट सिग्नल भी हो ना, उसका जो फोरियर ट्रांसफॉर्म है वो पीरियोडिक ही होगा, सॉरी पीरियोडिक कह रहा हूँ, कॉन्टिन्यूस ही होगा। ये क्यों होगा वो आप छोड़ दें, ठीक है। लेकिन आप देखेंगे कि एक्स ऑफ ई जो ओमेगा की जो इक्वेशन आएगी ना, वो ओमेगा क्योंकि कॉन्टिन्यूस आएगा, एन तो खत्म हो जाएगा ना, तो ओमेगा की फॉर्म रह जाएगी। ओमेगा होता है कॉन्टिन्यूस, 0.1 0.12 ओमेगा को तो आप इस वैल्यूज में लिख सकते हैं ना, ओमेगा तो 0 to 2 पाई रेंज में आप कॉन्टिन्यूस फॉर्म में लिख सकते हैं। एक्स ऑफ ई जो ओमेगा के आंसर कॉन्टिन्यूस फॉर्म में आते हैं, डिस्क्रीट फॉर्म में नहीं आते हैं, क्योंकि एन तो एलिमिनेट हो जाता है, जिस पर समेशन लग रही हो वो वेरिएबल खत्म हो जाता है। जिस तरह जिस पर इंटीग्रेशन लग रही हो वो वेरिएबल खत्म होता है, इसी तरह जिस पर समेशन लग रही हो वो वेरिएबल क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो ओमेगा का फंक्शन बचेगा ये। तो ओमेगा का जब फंक्शन बचता है तो आप क्या करते हो कि आप प्लॉट करते हो, किस तरह आप ओमेगा के रिस्पेक्ट प्लॉट करते हो एक्स ऑफ ई जे ओमेगा को। जैसे पहले आप किसको प्लॉट कर रहे थे, एक्स ऑफ जे ओमेगा को प्लॉट कर रहे थे। जब आप ओमेगा के रिस्पेक्ट एक्स ऑफ ई जे ओमेगा को प्लॉट करते हो तो इसका प्लॉट आता है कॉन्टिन्यूअस, डिस्क्रीट नहीं आता।
और उसमें यूनिक बात क्या होती है कि माइनस पाई से लेकर पाई तक आपको प्लॉट सेम लगेगा, और सॉरी डिफरेंट लगेगा, लेकिन यही वाली चीज एग्जैक्टली रिपीट हो रही होगी अगले 2 पाई के पीरियड में, उससे अगले 2 पाई के पीरियड में। तो फॉर एग्जाम्पल मैं आपको ये एक दफा बना के दिखा देता हूँ कि आपके पास आपने एक्स ऑफ ई जो ओमेगा की इक्वेशन आई, आपने वैल्यूज पुट की और आपको पता चला कि आपका ये फॉर्म आती है माइनस पाई टू पाई में। अब आपको पुट करने की जरूरत नहीं है पाई से 2 पाई ओमेगा, आपको एग्जैक्ट पता चलेगा कि यही वाली चीज जो है ना वो यहाँ पर पाई टू 2 पाई रिपीट होगी। इसी तरीके से सॉरी पाई टू 3 पाई, इसी तरीके से माइनस पाई टू माइनस 3 पाई, यही वाली चीज एग्जैक्टली जो है ना वो रिपीट होगी आपके पास एक्स ऑफ ई जो ओमेगा की। ये एक प्रॉपर्टी है, एक करेक्टरिस्टिक है, इसीलिए ये जो इंटीग्रल है ये भी 2 पाई है। और ये आप अगर कोशिश करें कि 0 से 2 पाई में ले लूं तो ये 0 से 2 पाई वाली भी चीज रिपीट हो रही होगी, यूनिक हो। रिपीट का मतलब ये कि 0 टू 2 पाई यूनिक होगी, अगले 2 पाई के पीरियड में वही 0 टू 2 पाई वाला पीस पूरा का पूरा एज इट इज रिपीट हो रहा होगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये है कि इसकी जो यूनिक वैल्यूज एग्जिस्ट करती हैं वो सिर्फ और सिर्फ 2 पाई के पीरियड में एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है ना। तो एक्स ऑफ ई जो ओमेगा जो है ये, इसीलिए ये जो 2 पाई की इंटीग्रेशन है ना आपकी, ये आप क्या लिमिट्स लेंगे, ये आप लिमिट्स ले सकते हैं माइनस पाई टू पाई या 0 टू 2 पाई, या अगर आपको बहुत दिल करे तो माइनस पाई बाय 2 से 3 पाई बाय 2, यानी कि जो भी टाइम पीरियड हो वो 2 पाई का टाइम पीरियड हो, यानी कि उसका बीच में डिफरेंस 2 पाई का बनता हो। नॉर्मली आप ये वाली या ये वाली आप ले लेंगे, ठीक है ना, अगर आपने सिंथेसिस इक्वेशन करनी है। और उसके पीछे रीजन क्या है, क्योंकि आपका जो एक्स ऑफ ई जो ओमेगा है ये सिर्फ जीरो इस इंटरवल में 2 पाई के इंटरवल में जो है ये यूनिक होता है, बाकी सारे में वो एज इट इज रिपीट होना शुरू हो जाता है, बिल्कुल कॉपी फोटो कॉपी होता है, ठीक है ना। तो ये बात है, और उसकी रेपिटेशन की वजह हमने देख ली है क्यों होती है, वो ई जे ओमेगा एन की वजह से होती है कि इसके अंदर जो रेपिटेशन है वो बार बार 2 पाई से रेपिटेशन हो रही होती है, ठीक है ना। तो यहाँ तक कोई क्वेश्चन है? अगर क्वेश्चन नहीं है तो फिर हम फर्दर आगे चलते हैं। आयशा और हसन कोई क्वेश्चन है यहाँ पर? फिर हम एक सर यानी एग्जांपल जी जी पूछें। डिस्क्रीट टाइम में हमेशा फूरियर ट्रांसफॉर्म पीरियोडिक होगी? पीरियोडिक होगी, यस, वाकई पीरियोडिक हो गया ना, 2 पाई से पीरियोडिक हो गया, होगी पीरियोडिक होगी, हमेशा पीरियोडिक होगी, और उसका पीरियड 2 पाई लाजमी होगा। 2 पाई से कम हो सकता है लेकिन 2 पाई तो लाजमी होगा, ठीक है ना। ओमेगा इक्वल टू 2 पाई तो लाजमी होगा, उससे उससे कम हो सकता है, ठीक है। यानी कि ये हो सकता है कि वो जल्दी रिपीट करना शुरू कर दे, 0 से 2 पाई के अंदर भी कोई पीरियड आना शुरू हो जाए वो अलग बात है, लेकिन ये हो सकता है कि ये बल्कि नहीं जो ए पीरियोडिक होगा उसका तो पीरियड आएगा ही नहीं ना, क्योंकि ए पीरियोडिक में तो 0 से 2 पाई में एक आपको पूरा यूनिक ही मिलेगा। हाँ, जो पीरियोडिक सिग्नल होते हैं उनका शायद आपको रेपिटेशन मिल जाए, ठीक है ना, या हो सकता है उनकी भी ना मिले, वो डिपेंड करता है। लेकिन जो ए पीरियोडिक है उनकी रेपिटेशन आपको 0 से 2 पाई में भी नहीं मिलेगी, उसके बाद मिलेगी, उसके बाद पीरियोडिक हो जाएगा वो। ये बिल्कुल आपने अच्छा पॉइंट उठाया कि जो डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म है किसी भी ए पीरियोडिक सिग्नल का, वो कॉन्टिन्यूअस और पीरियोडिक होता है, कॉन्टिन्यूअस भी होता है, ठीक है ना। ओमेगा की रेंज कॉन्टिन्यूअस रेंज होती है, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट्स, ये अच्छा पॉइंट निकल आया हमारे पास कि वाकई जो उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म है वो पीरियोडिक होगा। अच्छा जी, अब आ जाए इस सर ए पीरियोडिक का भी पीरियोडिक होगा? ए पीरियोडिक ही की तो बात की है हमने, ए पीरियोडिक का ही तो पीरियोडिक आ रहा है, और ए पीरियोडिक का पीरियोडिक आ रहा है लेकिन 2 पाई के पीरियड से, 0 से 2 पाई में यूनिक है या फिर माइनस पाई टू पाई में यूनिक है, ठीक है ना, उसके बाद रिपीट होता है। यानी कि फॉर एग्जांपल आपका जो एग्जांपल 5.1 है ना, उसमें आपके पास सिग्नल जो है वो ए पीरियोडिक है, वो इस तरह की सीरीज है, अभी मैं करता भी हूँ लेकिन वो आज शायद हम ग्राफ ना बना पाए, वो इस तरह की सीरीज है, लेकिन उसका जो फोरियर ट्रांसफॉर्म आ रहा है वो इस तरह आ रहा है, ये इस तरह आ रहा है, तकरीबन इस तरह का आ रहा है एक पीरियड में माइनस पाई टू पाई में, उसके बाद यही चीज रिपीट हो रही है, ये चीज रिपीट हो रही है, इधर भी इस तरफ भी, हर 2 पाई के पीरियड से वो चीज रिपीट हो रही है, ठीक है ना। तो ये अगर मैं दिखा सकता तो दिखा लेता आपको, लेकिन मैं एंड पे दिखा दूंगा। लेकिन अगर आपके पास बुक है एग्जांपल 5.1 पे आप जाएं, आप देखेंगे कि रिपीट हो रहा होगा पाई टू 2 पाई, ठीक है। तो ये बिल्कुल बात सर हमारे पास जी जी बोले। हमारे पास सिग्नल्स होंगे ही ए पीरियोडिक, अगर पीरियोडिक होगा तो वो भी माइनस पाई टू पाई में रिपीट वो यूनिक प्रॉपर्टी नहीं शो करेगा। देखें देखें देखें, सिग्नल इटसेल्फ ए पीरियोडिक है, उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म पीरियोडिक आ रहा है, वो डिफरेंट चीज है। फिर फोरियर ट्रांसफॉर्म फ्रीक्वेंसी इंफॉर्मेशन होती है, उस सिग्नल की फ्रीक्वेंसी इंफॉर्मेशन आपके पास पीरियोडिक आ रही है, वो अलग प्रॉपर्टी है उसकी, वो सिग्नल खुद ए पीरियोडिक ही रहेगा। ये तो उसका फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस है ना, वो तो टाइम डोमेन में सिग्नल ऐसा है, ये उसका फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस है, ये एक डिफरेंट चीज है। ये आप डोमेन चेंज कर दिया आपने तो उसमें पीरियोडिक है, वो हो सकता है
वो खुद सिग्नल एपीरियोडिक है लेकिन उसका जो फ्रीक्वेंसी डोमेन इंफॉर्मेशन आ रही है वो पीरियोडिक है, ये पॉसिबल है, ठीक है ना, तो कंफ्यूज नहीं करना, ठीक है, अंडरस्टूड। ठीक। हाँ जी। हाँ, लेकिन जो आपके कॉन्टिन्यूस टाइम एपीरियोडिक सिग्नल होते हैं उनका आपने देखा है कि उनका यूनिक ही होता है, पूरा का पूरा ओमेगा की रेंज में सारे पूरा ही एपीरियोडिक से ही आता है उनका, जो फोरियर ट्रांसफॉर्म भी, फ्रीक्वेंसी इंफॉर्मेशन भी पीरियोडिक आती है, लेकिन जो डिस्क्रीट वाले हैं उनकी पीरियोडिक आती है, ठीक है ना, तो ये एक वाकई एक डिफरेंट चीज है, लेकिन इस तरह ही है, ठीक है ना। वो उसकी वजह क्या है, वो ई जे ओमेगा की वो प्रॉपर्टी है, उसकी वजह ये जो माइनस पाई टू पाई में यूनिक आ रहा है और फिर ये रिपीट हो रहा है ना, ये प्रॉपर्टी किस वजह से आ रही है, वो ई जे ओमेगा वाली की वजह से आ रही है, ई जे ओमेगा एन वाली की वजह से। ये ई जे ओमेगा टी में एग्जिस्ट नहीं करती है, ये प्रॉपर्टी कॉन्टिन्यूस टाइम में ई जे ओमेगा टी में एग्जिस्ट नहीं करती, ई जे ओमेगा एन में एग्जिस्ट करती है कि वो 2 पाई के इंटीजर मल्टीपल आ जाते हैं, एग्जिस्ट कर जाते हैं, ठीक है ना। ये मुश्किल काम है क्योंकि एन एन होता है इंटीजर है ना, टी इंटीजर तो नहीं होता, टी तो आपके बीच बीच के वैल्यू भी उठा लेता है, ठीक है ना, इस वजह से ये मसला आता है। ओके, लेट्स मूव टू एग्जांपल 5.1, और इसमें हमारे पास एक सिग्नल है, ए पीरियोडिक है, ठीक है ना, और डिस्क्रीट भी है, तो डिस्क्रीट और ए पीरियोडिक सिग्नल का हम किस तरीके से फाइंड करते हैं वो देखते हैं। मॉडुलस ऑफ अल्फा लेस देन 1, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, हमें पता होनी चाहिए कि है या नहीं है, क्योंकि जब हम फार्मूला अप्लाई करने पड़ेंगे ना समेशन का, फिर वहां पर हमें याद करना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि ए जो है वो -1 और 1 के दरमियान कुछ भी हो सकता है, हम कह सकते हैं कि 0.5 है, लेकिन कोई कांस्टेंट होगा, लेकिन होगा -1 और 1 के दरमियान कुछ भी, ठीक है। तो इस सीरीज को बुक ने नहीं बनाया, लेकिन मैं आपके लिए बना रहा हूँ, थोड़ा सा आपको जहन में हो। u ऑफ n जिस चीज के साथ मल्टीप्लाई हो रहा होता है, इसका क्या मतलब होता है कि जीरो से तो पीछे, 0 से आगे बने। हाँ जीरो से पीछे पीछे तो वो तो u ऑफ n होता है ना, लेकिन अगर किसी सिग्नल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो क्या मतलब है कि सिग्नल का लेफ्ट हाफ तो क्या। हारून का क्वेश्चन है, कोई मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ हारून का। जी हारून। अस्सलाम वालेकुम सर। सर हमारा दूसरे सब्जेक्ट का क्विज आ गया, अगर आप 10 मिनट दे तो हम वो सॉल्व कर लें। ये आप क्विज अगर खुद वो ले लें और यहाँ पे अटेंडेंस छोड़ जाए, लेक्चर मेरा बाद में देख लें, क्योंकि ये कंटिन्यूटी में चल रहा है, तो ऐसा पॉसिबल है। सर सिर्फ 10 मिनट हम वो क्विज सॉल्व कर लें, फिर आ जाएंगे, दोबारा ज्वाइन कर लेंगे। वो तो ज्वाइन कर लेंगे, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि अगर लेक्चर मेरा चलता रहे कोई इश्यू तो नहीं है, आप लोग अगर कोई इशू नहीं है सर। हाँ ठीक है सर, बाद में देख लेंगे। आप रिकॉर्डेड देख लीजिएगा ना, आप अपना ठीक है। अटेंडेंस वगैरह कर लें, कोई मसला नहीं है, अटेंडेंस आप छोड़ जाएं और आप चले जाएं। ओके, सो हाँ, ये सिग्नल जो भी कोई भी वैल्यू अगर u ऑफ n से मल्टीप्लाई हो रही है और अगर वो खुद एक सिग्नल हो, अल्फा n एक सिग्नल है, ठीक है ना, वो सिग्नल है u ऑफ n के साथ मल्टीप्लाई हो रहा होता है, ठीक है, तो आधा हाफ तो उसका गया। आयशा मैं आपको अनम्यूट करने लगा हूँ, फॉर सम रीजन आप म्यूट हो गए हो, ये आधा हाफ तो उसका गया ना, ठीक है ना, अल्फा n u ऑफ n के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो आधा हाफ गया, तो बाकी आधा हाफ हम ड्रॉ करेंगे। वो कैसा होगा, फॉर एग्जांपल मैंने 0.5 ही ले लिया अल्फा, जस्ट टू ड्रॉ, क्योंकि एक ड्राइंग में तो अल्फा एक ही होगा, तो अल्फा 0.5 पावर 0 क्या होगा, 1 होगा, फिर 0.5 पावर 1 क्या होगा, 0.5, 0.25, तो ये एक डिकेइंग सीरीज है और ये पीरियोडिक नहीं है, पता चल रहा है, क्योंकि ये डिके करती जाएगी, ठीक है, पीरियोडिक नहीं है। पीरियोडिक होती तो थोड़ी देर के बाद दोबारा रिवाइव करती, दोबारा एक पीरियड आता, कोई एक पैटर्न आता, तो सीक्वेंस पैटर्न नहीं है। और ये भी हमें पता है कि u ऑफ n, अच्छा ये अब समेशन पे कैसे इफेक्ट डालेगा वो हम देखते हैं थोड़ी देर में। अच्छा ये हमारे पास आ गया, ओके, नाउ लेट्स फाइंड आउट इट्स x ऑफ e j ओमेगा। उसकी इक्वेशन हमारे पास है समेशन n इक्वल टू माइनस इनटू प्लस इन्फिनिटी x ऑफ n e माइनस j ओमेगा n, ठीक है। अब समेशन n इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी और x ऑफ n पुट करें तो वो आपके पास है अल्फा n u ऑफ n e माइनस जे ओमेगा n। u ऑफ n का जो इफेक्ट आपको नजर आएगा वो आएगा समेशन पर। समेशन पर कैसे इफेक्ट नजर आएगा, कैसे इफेक्ट नजर आएगा समेशन पर, कोई आइडिया है? n इक्वल टू कैसे, u ऑफ n जीरो से पीछे पीछे जीरो कर देता है अल्फा ऑफ n को, तो आपके पास जीरो से प्लस इन्फिनिटी तक अल्फा ऑफ n आएगा e माइनस जे ओमेगा n, और उससे पीछे पीछे जीरो आएगा, ठीक है। ये इसी तरह जैसे आप जब आप u ऑफ t को करते हैं, तो आप जब u ऑफ t होता है तो आप कहते हैं जीरो से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक इंटीग्रेशन आएगी उस सिग्नल की, जो भी सिग्नल होता है, ठीक है ना। तो अल्फा ऑफ n जीरो से इन्फिनिटी तक आएगा और
यू ऑफ एन की वजह से। ये हसन बात समझ आई है कि क्यों मैंने लिमिट्स को जो है वो 0 से इन्फिनिटी कर Yes, दी sir. है, ठीक है ना, क्योंकि yes, sir. यू ऑफ एन तो जो है वो एग्जिस्ट ही नहीं कर, यू ऑफ एन की वजह से अल्फा जो है वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा लेफ्ट हाफ में ना, ठीक हो गया। अच्छा, अब इसको अगर हम n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी अल्फा ई माइनस जे ओमेगा होल पावर n, अब ये वो फॉर्मूला बनता जा रहा है जो मैंने यहाँ पर लिखवाया था, n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी बीटा पावर n। लेकिन इसमें मैंने 1 और 1 माइनस बीटा के केस में मैंने खास एक इंफॉर्मेशन दी थी कि बीटा शुड बी लेस देन 1। तो क्या बीटा लेस देन 1 है? हमारे केस में बीटा ये पूरा अल्फा ई माइनस जे ओमेगा। तो अल्फा के बारे में इंफॉर्मेशन है कि उसका मैग्नीट्यूड तो 1 से लेस ही है, ठीक है, बहरहाल अच्छी बात है। ई माइनस जे ओमेगा के बारे में कैसे डिसाइड करें? तो ई माइनस जे ओमेगा जरा गौर से देखें, 1 ओवर ई जे ओमेगा है, ठीक है, और ओमेगा हमें पता है कि 0 से बड़ा ही पुट करना है हमने, 0 1 2 पाई इस तरह की वैल्यू पुट करनी है। तो फॉर द टाइम बीइंग हम कह सकते हैं कि ओमेगा जो है उसकी वजह से ये वाली जो चीज है ये छोटी रहेगी, 1 से लेस ही रहेगी। ओमेगा बड़ा अगर आप करते हैं तो ई जे ओमेगा भी बड़ा होता है, लेकिन 1 ओवर क्योंकि है तो ये छोटी रहेगी, ठीक है ना। बार इस फार्मूले को अप्लाई कर लिया गया है, और इस फार्मूले को अप्लाई करने से आंसर जो आ रहा है वो बुक ने लिखने के बाद डायरेक्ट ग्राफ दे दिए हैं। बुक ने लिखा है 1 ओवर 1 माइनस अल्फा ई माइनस जे ओमेगा। हम भी तो यही कह रहे थे ना कि इसका फार्मूला आएगा 1 ओवर 1 माइनस बीटा, तो ये बीटा पूरा आ गया, तो बुक ने तो ये आंसर दे दिया डायरेक्ट। बहरहाल ठीक है, बुक ने अज्यूम किया कि हमें पता है ये चीज, लेकिन मसला है इसके बाद क्या मसला है? लेट मी राइट दिस आंसर। इसके बाद बुक ने 4 ग्राफ दिए हैं और डायरेक्ट दिए हैं हमारे सिनेरियो में तो 1 ओवर 1 माइनस अल्फा ई माइनस जे ओमेगा। इसके बाद बुक ने डायरेक्ट 4 ग्राफ दिए हैं, और उनमें से 2 ग्राफ मॉडुलस ऑफ एक्स ऑफ ई जे ओमेगा के हैं, और 2 ग्राफ एंगल ऑफ एक्स ऑफ ई जे ओमेगा के। एंगल वाले को तो मुझे खुद अभी भी समझ नहीं आई, लेकिन मॉडुलस वाले की मुझे बिल्कुल प्रॉपर समझ आई हुई है, वो मैं आपको बताता भी हूँ। लेकिन उसने डायरेक्ट जो ग्राफ दिए हैं इसके अंदर बहुत सारी चेंजेस करने के बाद वो ग्राफ आते हैं, ये डायरेक्ट आंसर से ग्राफ नहीं आते हैं। सबसे पहले इस बारे में हमें इंफॉर्मेशन को रिकॉल करना पड़ेगा जो मैंने आपको फोरियर ट्रांसफॉर्म में बताई हुई है। ये मैंने आपको क्या बताया हुआ कि जब फोरियर ट्रांसफॉर्म, पहले बात ये बताएं कि ये फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या ये रियल है या ये कॉम्प्लेक्स है। अगर अभी समझ नहीं आ रही तो मैं थोड़ा सा इसको खोलता हूँ तो पता चल जाएगा ये कॉम्प्लेक्स है या रियल है। 1 ओवर 1 माइनस अल्फा ई माइनस जे ओमेगा होता है कॉज ऑफ ओमेगा, हाँ कॉम्प्लेक्स है, माइनस जे साइन ओमेगा, इस वजह से ये कॉम्प्लेक्स है। तो मैंने क्या बताया हुआ था कि जब भी कॉम्प्लेक्स फोरियर ट्रांसफॉर्म आए तो हम कॉम्प्लेक्स फोरियर ट्रांसफॉर्म को ओमेगा के रिस्पेक्ट प्लॉट नहीं करते हैं, एक्स ऑफ जे ओमेगा को प्लॉट तब करते हैं जब वो खुद ब खुद पहले ही से रियल हो। अगर वो रियल ना हो, कॉम्प्लेक्स हो, तो आप उसका मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं, और मैग्नीट्यूड फाइंड करने के बाद ओमेगा के रिस्पेक्ट प्लॉट करते हैं। और मैग्नीट्यूड कैसे आता है? रियल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट स्क्वायर। तो उसके लिए हमें इसका रियल और इमेजिनरी पार्ट पता होना चाहिए। अब मसला है एक, और वो मसला ये है कि ये तो इसका जो नीचे आ रहा है पोर्शन में, तो इसके लिए हमने क्या प्रोसीजर निकालना होता है? हम इसको रेशनलाइज करते हैं। रेशनलाइज करने में एक और मसला आएगा, वो मसला क्या आता है उसको मैं साथ साथ करता हूँ। तो हम रेशनलाइज करने लगे इसको, तो हमने देखा हमारे पास है 1 माइनस अल्फा कॉज ओमेगा, ठीक है, प्लस अल्फा जे साइन ओमेगा, ये और उसको रेशनलाइज करना है। तो मैं इसको रेशनलाइज किस तरह करूंगा? यानी कि मैंने अगर 1 ओवर 1 माइनस अल्फा ई जे ओमेगा माइनस जे ओमेगा को रेशनलाइज करना हो तो मेरे पास रेशनलाइजेशन के लिए टर्म आती है 1 माइनस अल्फा ई प्लस जे ओमेगा ओवर 1 माइनस अल्फा ई प्लस जे ओमेगा। ये कैसे आती है उसके लिए पहले आप इस फॉर्म को देखें, ये यही फॉर्म है, ठीक है। तो मैं रेशनलाइज करना हो तो रियल नंबर तो मैं ऐसे ही लिखूंगा अल्फा कॉज ओमेगा, ठीक है, 1 माइनस अल्फा कॉज ओमेगा। और जो इमेजिनरी नंबर होता है उसको मैं क्या करता होता हूँ, जो इमेजिनरी नंबर है, ठीक है, उसको मैं क्या करता होता हूँ, उसकी साइन चेंज करता हूँ। तो मैं माइनस करूंगा तो अल्फा जे साइन ओमेगा आ जाएगा, और माइनस अल्फा जे साइन ओमेगा आ जाएगा, ठीक है। और माइनस अगर मैं कॉमन लेता हूं फॉर द टाइम बीइंग तो अल्फा प्लस जे साइन ओमेगा आता है। तो मुझे बताएं कि ये क्या आ गया, अल्फा कॉस ओमेगा प्लस जे साइन ओमेगा, ये क्या होता है? और 1 माइनस आ रहा है, तो ये 1 माइनस अल्फा ई प्लस जे ओमेगा हुआ ना। ई प्लस जे ओमेगा। तो इसका मतलब है ये जो मैंने रेशनलाइजेशन के लिए लिखी ये ठीक लिखी है। यहाँ पर खतरा ये था कि आप लोग 1 प्लस अल्फा
ई प्लस जे ओमेगा लिख लेते हैं, ठीक है ना। तो जब रैशनलाइजेशन इस टर्म की होगी तो एक्सपोनेंशियल वाली टर्म जो है ना, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट एक्सपोनेंशियल माइनस जे ओमेगा का एक्सपोनेंशियल प्लस जे ओमेगा होता है। बस इतनी सी बात समझाने के लिए मैंने ये सारी कार्रवाई की है, ठीक है ना। बस इतनी सी बात समझानी थी कि अल्फा एक्सपोनेंशियल यूज में ये वाली टर्म करूंगा। अब आगे आ जाए कि इसको रैशनलाइजेशन कर रहे हैं तो आगे क्या चलेगा प्रोसीजर। इसमें भी चार्ट अभी मसला आएगा, 1 माइनस अल्फा ई प्लस जे ओमेगा, 1 यहां पर चार टर्म्स आएंगी, 1 माइनस अल्फा ई माइनस जे ओमेगा माइनस ये वाली मैंने दोनों 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, इसको 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, इसको 1 के साथ मल्टीप्लाई किया। अब इसको 1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस अल्फा ई प्लस जे ओमेगा, और इस वाली टर्म को इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस अल्फा स्क्वायर ई माइनस जे ओमेगा ई प्लस जे ओमेगा। तो ये क्या हो जाएगा, ई माइनस जे ओमेगा ई प्लस जे ओमेगा, ई माइनस जे ओमेगा प्लस जे ओमेगा क्या हो जाएगा, ई पावर 0, और ई पावर 0 क्या होता है, ई पावर 0 1 होता है, तो ये अल्फा स्क्वायर रह जाना चाहिए। ऐसे ही है ना, ये कोई मुश्किल चीज तो नहीं है। ई माइनस जे ओमेगा ई प्लस जे ओमेगा दोनों मल्टीप्लाई हो रहे थे, एक्सपोनेंशियल की इनकी पावर क्या होती है। ठीक है साजिद, मैंने देख लिया आपको मैसेज, ठीक है, अटेंडेंस उसकी एंटर कर दें। ई प्लस जे ओमेगा ई माइनस जे ओमेगा, ठीक है। तो ये पावर आपके पास ऐड हो जाएगी, तो ये आपके पास अल्फा स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। ई पावर 0 हो जाएगा ना बेसिकली, ई पावर माइनस जे ओमेगा प्लस जे ओमेगा, तो ये ई पावर 0 हो जाएगा और ये अल्फा स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। ई पावर 0 इज 1, अल्फा स्क्वायर बन जाएगा। अच्छा दूसरी तरफ ये देखें, यहाँ पे अल्फा अगर मैं कॉमन लूं तो मेरे पास माइनस अल्फा अगर मैं कॉमन लूं तो मेरे पास क्या आता है, ई माइनस जे ओमेगा और ई प्लस जे ओमेगा। इसका आंसर क्या आता है मेरे पास, ई माइनस जे ओमेगा माइनस माइनस कॉमन लेना था, प्लस ई प्लस जे ओमेगा। तो कॉज ऑफ ओमेगा माइनस जे साइन ओमेगा प्लस कॉज ऑफ ओमेगा प्लस जे साइन ओमेगा क्या आएगा, ये दोनों कट जाएंगे तो क्या बच जाएगा, 2 कॉज ओमेगा। तो इसका मतलब इसका 2 कॉज ओमेगा आंसर आएगा। तो इसका मतलब है कि मेरे पास आ जाएगा, अल्फा तो बाहर था, तो 1 माइनस 2 अल्फा कॉज ओमेगा प्लस अल्फा स्क्वायर, ठीक है। अच्छा अब मुझे इसका चाहिए रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट, तो उसके लिए मैं ई जो ओमेगा को खोल कर लिख रहा हूँ कॉज ऑफ ओमेगा माइनस अल्फा जे साइन ऑफ ओमेगा, और इस दोनों को मैं लिख रहा हूँ एक्स ऑफ ई जे ओमेगा इक्वल टू 1 माइनस अल्फा कॉज ओमेगा डिवाइड बाई 1 माइनस 2 अल्फा कॉज ओमेगा प्लस अल्फा स्क्वायर माइनस जे अल्फा साइन ओमेगा डिवाइड बाई 1 माइनस 2 अल्फा कॉज ओमेगा प्लस अल्फा स्क्वायर। अब ये मेरे पास आया पूरा का पूरा प्रॉपर रैशनलाइज होकर, एक इसका रियल पार्ट एक इसका इमेजिनरी पार्ट, और इमेजिनरी पार्ट और रियल पार्ट को मैं जब डिवाइड करूंगा आपस में, ठीक है, और सॉरी स्क्वायर, इसको स्क्वायर लेकर प्लस इसको स्क्वायर लेकर जब मैं अंडर रूट लूंगा तब मेरे पास इसका मॉडुलस ऑफ एक्स ऑफ ई जे ओमेगा आएगा। आज सिर्फ हम मॉडुलस ऑफ एक्स ऑफ ई जे ओमेगा निकालते हैं, कल हम उसके ऊपर ग्राफ निकालेंगे, क्योंकि मैंने पिछले क्लास में भी नहीं, कल तो नहीं परसों हो जाएगा, लेकिन चले एक एक स्टेप तक तो हम पहुंचे ना। मैं इसको दोबारा ऊपर लिखता हूँ और इसका मॉडुलस ऑफ एक्स ऑफ ई जे ओमेगा निकालता हूँ। तो हमारे पास एक्स ऑफ ई जे ओमेगा जो कि बड़ा आसान सी एक फॉर्म थी, वो निकल आई है 1 माइनस अल्फा कॉज ऑफ ओमेगा डिवाइडेड बाई 1 माइनस 2 अल्फा कॉज ऑफ ओमेगा प्लस अल्फा स्क्वायर माइनस जे अल्फा साइन ओमेगा डिवाइड बाई 1 माइनस अल्फा 2 अल्फा कॉज ओमेगा प्लस अल्फा स्क्वायर। मॉडुलस ऑफ एक्स ऑफ ई जे ओमेगा क्या निकलेगा, अंडर रूट ऑफ, पहले मैं 1 माइनस अल्फा कॉज ओमेगा को स्क्वायर करूं प्लस अल्फा स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा आ जाएगा, ऐसा ही है, ठीक है। डिवाइडेड बाई दोनों का एलसीएम कॉमन है, तो मैं कॉमन ही लिख के क्यों ना स्क्वायर कर दूं। ये स्टेप समझ आया। मैं इसको पहले लिख सकता था ना कि डिवाइड बाई दिस स्क्वायर डिवाइड बाई दिस स्क्वायर, तो आना कॉमन स्क्वायर ही था तो मैंने कॉमन लिख दिया। अच्छा अल्फा इसको खोलें तो क्या होगा, 1 प्लस अल्फा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा माइनस 2 अल्फा कॉस माइनस 2 अल्फा कॉस ओमेगा, ठीक है। अल्फा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा प्लस अल्फा स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा क्या आएगा, अल्फा अल्फा स्क्वायर आ जाएगा। कॉस स्क्वायर ओमेगा कॉमन लूं, अल्फा स्क्वायर कॉमन लूं तो अल्फा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा प्लस अल्फा स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा क्या आ जाएगा, अल्फा स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो ये 1 माइनस स्क्वायर 1 माइनस 2 कॉस अल्फा 2 अल्फा कॉस ओमेगा प्लस अल्फा स्क्वायर आ गया।
तो नीचे और ऊपर वाली टर्म बराबर होगी, एक स्क्वायर का फर्क है, ठीक हो गया। तो आपके पास जो एक्स ऑफ ई जो ओमेगा का मैग्नीट्यूड है वो ये है 1 डिवाइड बाई, अब मैं कल करूंगा चीजें, लेकिन सिर्फ आपको बता रहा हूं कि दो ग्राफ क्यों आए हुए हैं। पहले ग्राफ में एक्स ऑफ, पहला जो ग्राफ है एक्स ऑफ ई जो ओमेगा वर्सेस ओमेगा, उसमें अल्फा लेस ग्रेटर देन 0 लिया गया है और उसमें दो लिमिट्स पुट की गई हैं। अगर आपको ये आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस तरह का ग्राफ है कोई, ठीक है, उसमें वो लिमिट्स पुट करता है कि ये 1/1 प्लस अल्फा और 1 माइनस अल्फा नीचे वाली, ठीक है। तो वो मैं आपको बता देता हूँ, बस बता रहा हूँ, कल करेंगे हम लोग, ये नेक्स्ट क्लास में करेंगे हम लोग। अल्फा ग्रेटर देन 0 के लिए ओमेगा इक्वल टू 0 पुट करके लिमिट निकाली गई है, और उसका इस चीज को जब ओमेगा इक्वल टू 0 पुट करते हैं ना तो cos ओमेगा cos 0 1 बनता है, उसके हिसाब से 1 और 1 माइनस अल्फा आंसर आता है इसका, सॉरी 1 माइनस अल्फा। और जब ओमेगा इक्वल टू पाए या माइनस पाए पुट करते हैं तो ये cos पाए -1 बन जाता है, तो 1 प्लस अल्फा आता है, ठीक है। ये कैसे हम कर लेंगे, वो इतना कोई मुश्किल काम नहीं है। और अल्फा लेस देन 0 तो ओमेगा इक्वल टू 0 पुट करते हैं, अल्फा लेस देन 0 होने की वजह से ये जो चीज है ये नेगेटिव हो जाती है और इसका ऊपर यहाँ पर ये प्लस बन जाता है, उस वजह से ओमेगा इक्वल टू 0 पर 1 ओवर 1 प्लस अल्फा बन जाता है, और ओमेगा इक्वल टू पाई माइनस पाई के ऊपर ये 1 ओवर 1 माइनस अल्फा लिमिट बन जाती है। बस ये काम, दो ग्राफ इस वजह से आए हुए हैं, ठीक है। बहरहाल ये हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अब मैंने थोड़ा सा आप लोगों को ग्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करना है, अगर CR आ जाए तो मैं उसके साथ थोड़ा सा डिस्कस कर लूँ। वैसे तो सारी क्लास के साथ ही डिस्कस करना है, डिस्कस क्या करना है बताना है मैंने। बाकी आप लोगों को मुझे टॉपिक्स मिल गए थे, मैं वो रिवाइज करूंगा, लेकिन पहले मैं चैप्टर 5 को थोड़ा सा खत्म कर लूँ। पूरा तो नहीं खत्म करेंगे, लेकिन जितना हमने थोड़ा बहुत खत्म करना, और इस पे एक असाइनमेंट दूंगा मैं, वो आप लोग कर लीजिएगा, तो हमारा ये CLO भी कवर हो जाएगा। CR काइंडली रेज योर हैंड, थोड़े से मैं डिस्कशन कर लूँ ग्रेडिंग पर। चलें आप लोग ही रहें, ग्रेडिंग पर डिस्कशन कर लेते हैं, कोई नहीं, CR फिर आ जाएगा या जो भी है। तो ग्रेडिंग के हवाले से ये है कि जब से मतलब ऑनलाइन स्टार्ट हुआ सिस्टम, तो सारे स्टूडेंट्स बहुत अच्छे हो गए हैं, तो सबके बहुत अच्छे अच्छे मार्क्स आते हैं। अनफॉर्चुनेटली कुछ जो पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं उनके कभी कभार जो है ना मार्क्स कम हो जाते हैं, वो भी उस मटेरियल की वजह से जो उन्होंने सेंड किया होता है, वरना खुद तो कम करने वाली बात नहीं है। तो इस सेशन को हम कंटिन्यू कर लेंगे क्योंकि टाइम कम रह गया। बहरहाल अगर खत्म हो गया तो खत्म हो गया, या फिर मैं नेक्स्ट में कर लूंगा। तो जिन जगहों पर रिलेटिव सॉरी एब्सोल्यूट ग्रेडिंग होती है उसमें तो बड़ा आसान होता है, 87 से ऊपर A होता है, ठीक है, 80 से 87 A माइनस होता है लेट से, तो बस बच्चों ने मार्क्स जितने लिए उसके हिसाब से ग्रेड आ जाता है। हमारे यहाँ रिलेटिव ग्रेडिंग है, तो रिलेटिव ग्रेडिंग में सबसे पहले एवरेज देखी जाती है, एवरेज बन कहाँ रही है, उसके बाद ग्रेड डिसाइड होता है। तो जो अभी तक पॉलिसी है हमारे पास, जो कि डीन ने रिटर्न अप्रूव कराई हुई है अंडर ग्रेड की, अगर 40 to 50 में एवरेज बने ना क्लास की, तो एवरेज को ग्रेड मिलता है C+। 50 to 60 एवरेज बने तो B मिलता, B माइनस मिलता है, और 60 अबव चली जाए, चाहे 100 ही हो जाए ना एवरेज, B मिलना है। तो आप लोगों की जिस तरह हालात जा रहे हैं ना, तो अगर लेट से 80 भी एवरेज बनी ना, उसके ऊपर बच्चे चाहे 80 पर 15 बच्चे हुए और 80 के करीब करीब 79 पर और 81 के ऊपर जो है वो बच्चे 10-10 बच्चे हुए, और इसी तरीके से पूरा क्लास जो है वो 6 मार्क्स के अंदर अंदर समा गई, तो आपकी पूरी क्लास को B ग्रेड मिल जाएगा, किसी को कोई आगे पीछे ग्रेड्स होने का फायदा नहीं होगा, ठीक है ना। ये पॉलिसी इस तरह की बनी हुई है। तो अगर फेयर ग्रेडिंग चाहते हैं तो फिर आप लोग मेरी गुजारिश यही है कि सब लोग फेयर तरीके से काम करें, लेकिन अगर ये मेरे पर नहीं होगा कि मैंने ग्रेडिंग की है, हमेशा ग्रेडिंग कभी टीचर पे होती भी नहीं, रिलेटिव ग्रेडिंग टीचर पे कभी नहीं होती है, बच्चों पर होती है, बच्चे जैसे मार्क्स लाते हैं वैसे ग्रेड होता है, ठीक है ना। तो ये एवरेज बहुत ज्यादा हाई बनाने पर किसी को कोई फायदा नहीं होने वाला, उल्टा नुकसान होने वाला है, ठीक है ना। तो ये आप लोगों की मर्जी है, आपके हाथ में ग्रेड है, इस पे मैं डिटेल बाद में डिस्कशन कर लूंगा, टाइम कम रह गया, मुझे अगर नमाज करना होता तो मैं